भाई अगर सबसे वैल्यू फॉर मनी हैंडहेल्ड की बात करते हैं तो स्टीम डेक मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि इसके अंदर जिस लेवल की गेमिंग हो जाती है, जैसी ये ओवरऑल डिवाइस है, बहुत ही ज्यादा जस्टिफाई करते हैं अपने प्राइस को। और मुझे लगा जब इसका प्राइस इतना कम हो चुका है, इसका 64 GB वाला वेरिएंट 40,000 के आसपास मिल रहा है, 512 GB लोगे तो आपको 52,000 के आसपास मिल जाता है। तो 2024 में क्या स्टीम डेक आपको कंसिडर करना चाहिए। और हमने स्टीम डेक ओलेड भी मंगा लिया है। इसके अंदर ओलेड डिस्प्ले है, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स है, ज्यादा कुछ ऐसे बड़ा नहीं है। इसके साथ क्या क्या डिफरेंसेस है वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड ये जो ओलेड वाला है ये 58-59,000 के आसपास है, जो कि मेरे को मतलब प्राइस के हिसाब से सही लगा। और स्टीम डेक का ऑलरेडी एक रिव्यू है हमारे चैनल पे, जो इसका सबसे पहले वाला वेरिएंट आया था। बाकी वीडियो के एंड तक सारा अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। डब्बा तो खोल ही लेते हैं। एंड भाई अगर आपने पहले वाला रिव्यू देखा होगा तो ऐसा हमारे को टिपिकल डब्बा मिल जाता है जो ब्राउन से कलर का, और इसके अंदर हमारे को मिलता है स्टीम डेक ओलेड की फुल बढ़िया पैकिंग। और यहाँ पे मिल जाएगा एक और छोटा डब्बा, वही सेम 45 वॉट का टाइप सी चार्जर मिलेगा जो नॉर्मल स्टीम डेक के साथ मिल रहा था। और ये आ जाता है मेन हिसाब किताब। नए नए डब्बे खोलने की एक्साइटमेंट ही अलग है। खुलने के बाद फिर तो बराबर हो जाता सब कुछ। और भाई अच्छी चीज मेरे को लगती है भाई, केस साथ में देते हैं ये स्टीम डेक में ना, वरना विंडोज वाले जितने हैंडल्ड है ना सबके केस अलग से खरीदने पड़ते हैं। पूरी लॉकिंग करके दे रखी है। ओहो। एंड फिजिकली अगर आप देखोगे ना तो दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम फीलिंग देंगे। पावर बटन का कलर यहाँ पे चेंज कर दिया इन्होंने, रेड कर दिया। उसके अलावा लगभग यहाँ पे सेम सा ही मामला है। मैं जरा एक्सपीरियंस कर लूं फिर आपको बताता हूं। 2000 years later. स्टीम डेक लॉन्च हुआ था 25 फरवरी 2022 में, और अभी भाई इसको नियरली 3 इयर्स हो चुके हैं जब तक इसका स्टीम डेक का सक्सेसर नहीं आ जाता। एंड काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं भाई, अपडेट्स वगैरह आ चुके हैं, काफी डिवाइस स्टेबल हो चुके हैं। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा एकदम रिव्यू तो बनता है इसका। और तुमने बहुत डिमांड भी करी थी। एंड इनिशियली इंडिया में बहुत जल्दी से अवेलेबल नहीं हो रहा था। और जो पहला स्टीम डेक था मैंने उस टाइम पे बहुत महंगा इंपोर्ट करा था। अब तो बहुत नॉर्मली Amazon, फ्लिपकार्ट, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे बहुत जगह पे मिल रहा है, इवन ऑफलाइन सेलर्स वगैरह पे भी मिल रहा है। तो सबसे पहले आते हैं भाई डिफरेंसेस। यहाँ पे जो हमारा एपीयू है, सीपीयू जिसके साथ जीपीयू अटैच्ड होता है उसको एपीयू कहते हैं, एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे हमारे को सेम ही एपीयू मिलता है दोनों स्टीम डेक के अंदर। ओलेड के अंदर ऐसा कुछ नया चेंज नहीं हो गया था। हाँ, एक चीज में चेंज आया है। पहले जो हमारी रैम थी वो LPDDR5 5500 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाली थी। अब LPDDR5 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाली है, यानी कि रैम की स्पीड्स बढ़ गई है यहाँ पे, जिससे आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी गेमिंग के अंदर। और वो मिलेगी भी नहीं मिलेगी वो सब कवर करेंगे ऑब्वियसली। एंड उसके अलावा स्क्रीन साइज में डिफरेंस है, पहले 7 इंचेस था अब 7.4 इंचेस है। एंड ऑब्वियसली पहले IPS LCD था अब OLED हो चुका है। पहले बेजल मोटे थे, अब भाई बेजल पतले हो गए। एंड क्लियरली बहुत प्यारा दिखाई देता है OLED वाला। पहले HDR नहीं था, अब आपको HDR का भी सपोर्ट मिलता है इस डिस्प्ले के अंदर। एंड रिफ्रेश रेट IPS LCD वाले के अंदर 60 हर्ट्ज का होता था, अब 90 हर्ट्ज मिलता है। एंड स्टीम डेक कुछ गेम्स में अच्छे FPS दे सकता है, 90 हर्ट्ज के मजे हमारे को वहां पे मिलेंगे। एंड कनेक्टिविटी में भी डिफरेंस है, 555 ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है हमारे ओरिजिनल स्टीम डेक के अंदर, और यहाँ पे OLED वाले के अंदर Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। बैटरी वॉट आवर बढ़ गया है, 40 वॉट आवर से 50 वॉट आवर अब हो गया है OLED के अंदर। देन स्टोरेज के अंदर यहाँ पे स्टीम डेक ने बोला भैया हम तो सीधा 512 GB से देंगे, जबकि ये वाला स्टीम डेक 64 GB से स्टार्टिंग था। मतलब क्या सोच के 64 GB रखा होगा भाई। आज की डेट में एक एक गेम 70-80 GB की हो जाती है, 100 GB की। बात तो सही है। तो वो 64 GB तो भैया आप भूल जाओ। आज की डेट में अगर आप कोई भी हैंडल ले रहे हो, मतलब एक अच्छा PC गेमिंग वाला हैंडल ले रहे हो, तो कम से कम 512 GB तो भाई होना चाहिए। एंड स्टीम डेक OLED की स्टार्टिंग ही 512 GB से, एंड 1 TB वेरिएंट भी है, जबकि LCD वाला 64 GB से स्टार्ट होता था, 512 GB तक मैक्सिमम मिलता था। और मेरे पास जो दोनों स्टीम डेक है 512 GB वाले हैं। एंड आज की डेट में बहुत ही वेरिएबल प्राइसेस हैं, लाइक 55 से लेके 60,000 में LCD वाला मिल रहा है और 55,000 में OLED वाला मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे क्लियर पहले ही बता दूं, अगर इस वीडियो के एंड तक स्टीम डेक लेने का मन बनेगा तो OLED वाला लेना, IPS वाला टोटली इग्नोर कर सकते हो। हाँ, एक चीज कह सकता हूं, LCD वाला किसी के पास भाई सस्ते में बहुत मिल रहा हो, मतलब 512 GB आपको 40-45 तक मिल जाए, तो LCD वाला वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है, OLED का स्वाद तो भैया OLED में ही है। अब मेन सवाल आता है भाई खरीदे कहां से। ऑफलाइन स्टोर्स पे आप चेकआउट कर लो, और सीधी सी बात बताओ ये इंपोर्टेड वाले हैं, इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुए हैं, तो कोई भी वारंटी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। बस आप डब्बा खोलो चलाओ। और वैसे कभी तो कुछ आती नहीं है बहुत अच्छी डिवाइसेस, बट अगर कमी आ गई तो आपको ऑफलाइन मार्केट में रिपेयर ही करवाना पड़ेगा, अगर कोई रिपेयरिंग जानता होगा। वैसे जो टियर 1 सिटीज है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, इन सिटीज में काफी अच्छे खासे आपको कंसोल रिपेयर वाली शॉप्स मिल जाती हैं, तो वो आप चेकआउट कर लेना। ऑनलाइन भी वीडियोस वगैरह काफी मिल जाएंगी। उसके अलावा Amazon, फ्लिपकार्ट पे आप चेकआउट कर सकते हो, बट वहां पे मैंने नोटिस करा थोड़े महंगे मिल रहे हैं। आप थर्ड पार्टी वेबसाइट देखोगे ना, जैसे गेम लूट है, गेम नेशन पे शायद मिलते पता नहीं, और उसके अलावा MX2 गेम्स भी है, ऐसी वेबसाइट्स पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, वहां पे काफी अच्छे प्राइसेस मिल जाते हैं। एंड ये जितनी भी सारी वेबसाइट्स है, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इनसे ऑर्डर करता रहता हूं, मेरा आज तक एक्सपीरियंस खराब हुआ नहीं। आपका हो सकता है, तो अगर मंगवाओगे अपनी जिम्मेदारी पे मंगवाना। मेरे को नहीं कह सकते आप कि भैया आपने वीडियो में बोला तो आपकी बात सुन के मंगाया, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं।
जिम्मेदार आप अपने पैसों के, समझ रहे हो। तो बिल्ट इन डिजाइन जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था, बिल्कुल दोनों के दोनों डिवाइसेस सेम है। यहाँ पे हमारे को ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिलता, बट यहाँ पे यूज करके डिफरेंस पता चलता है। यहाँ पे जो स्टीम डेक OLED है हमारा, उसकी जॉयस्टिक्स बेटर हैं, उसके ट्रैक पैड मेरे को बेटर फील हुए। ट्रैक पैड का जो हैप्टिक फीडबैक है वो बेटर फील होता है एंड ज्यादा प्रिसाइजली इसके ट्रैक पैड काम करते हैं कंपेयर टू प्रीवियस वन वाला इसके बाद चलाता है लगता है ना अब मजा नहीं आ रहा। इवन जो ट्रिगर्स है जो हमारे गेमिंग में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, हमारे OLED वाले वेरिएंट में ज्यादा बेटर और ज्यादा स्टर्डी एक अच्छी प्रीमियम फीलिंग देते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर अपग्रेड आया तो ओवरऑल एक अच्छा अपग्रेड इन्होंने निकाला है। एंड फिजिकली डिवाइस की बात करता हूँ तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी खासी है, इन हैंड फील भी अच्छी है, गेम में आप खेलोगे ज्यादा हैवी भी नहीं है, तो आपको जो ओवरऑल गेमिंग का एक्सपीरियंस आएगा ना वो काफी बढ़िया आता है। एंड यस, डिस्प्ले कलर गैमेट, यहाँ पे भाई जो OLED वाला है उसमें 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमारे को मिलेगी ऑन HDR मोड, और 1000 निट्स पूरी डिस्प्ले नहीं, कुछ 10% विंडो होती है ना वो 1000 निट्स तक हिट करती है, और बाकी डिस्प्ले आपकी जो ऑल टाइम है वो 500-600 निट्स के आसपास देती है ब्राइटनेस। एंड यस, अच्छी खासी ब्राइट फील होती भी है। एंड कलर गैमेट 110% P3 आपको इसके अंदर मिलेगी, जबकि जो IPS LCD वाला है ये वही 68% sRGB के साथ आता है, तो डेफिनेटली डिस्प्ले में आहा स्वाद भाई साहब। देन उसके बाद जो हमारी ऑडियो क्वालिटी है भाई स्टीम डेक की बहुत अच्छी है, मतलब स्पीकर्स अच्छे खासे लाउड है, दोनों के अंदर ऐसा कोई डिफरेंस मेरे को फील नहीं हो, स्पीकर सेम फील होते हैं। आप एक रूम में बैठे हो, फैन चल रहा है, कुछ आप गेमिंग कर रहे हो, इनके स्पीकर्स लाउड इनफ है। थर्ड पार्टी वाली ब्लूटूथ की सारी चीजें चल जाती है, ऐसा नहीं है कि भैया एकदम एक्सबॉक्स की तरह ना हम कुछ नहीं चलवाएंगे, प्ले स्टेशन की तरह हमारे में ना कुछ भी चला लो भाई साहब। एंड हैंडल्ड के अंदर भाई मेनली बैटरी का बहुत बड़ा रोल आता है। यहाँ पे 10 वॉट आवर बड़े तो हैं, बट बैटरी बैकअप में मेरे को ऐसा कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। जैसे हम साइबरपंक खेल रहे थे, 100% स्क्रीन ब्राइटनेस, स्पीकर्स पे हमने गेमिंग करी है, और इसका नेटिव रेजोल्यूशन जो अपना है ही स्टीम डेक वाला मोड सेट कर दिया था साइबरपंक की सेटिंग्स के अंदर, एंड 15 वॉट TDP लिमिट जो इसकी अपनी मैक्सिमम है उस पर गेम खेल रहे थे। 2 hours 10 minutes के आसपास दोनों के अंदर हमारे को बैकअप मिला साइबरपंक में, और ये अच्छा खासा बैटरी बैकअप है हैंडल्ड के हिसाब से। बाकी आप वॉटेज कम करोगे, थोड़े से FPS आपको कम मिलेंगे, आप सेटिंग्स थोड़ी सी लो और ज्यादा कम गिरा सकते हो, और ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल सकते हो अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो या बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, गेमिंग करनी है। एंड डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट बैकअप मिलता है। बहुत ज्यादा लाइट इंडी गेम्स वगैरह अगर आप खेलते हो तो अप टू 8 hours तक का बैटरी बैकअप ये डिवाइस निकाल के दे सकती है भाई। तो बैटरी बैकअप के मामले में वो बहुत बढ़िया है, और ये अपने आप में काफी एफिशिएंट डिवाइस है, क्योंकि इसका OS अपने हिसाब से बना हुआ है। ज्यादा ऐसा बैकएंड में रिसोर्सेज यूज नहीं होते जैसे विंडोज हैंडल्ड में होते हैं, वहां पे बैटरी बैकअप का बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत जीत जाता है। बट ऑब्वियस बात है पावर एफिशिएंट भी तो कितना है, 15 वॉट से ऊपर जाता ही नहीं है, बट उस 15 वॉट में जो गेमिंग परफॉर्मेंस निकालता है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी गेम टेस्ट दिखाऊंगा अभी आपको आगे। देन स्टोरेज, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका, लेकिन स्टोरेज एक्सपेंशन आप कर सकते हो। माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट आपको मिलता है इसके अंदर, एंड माइक्रो SD कार्ड अप टू 2 TB तक लगा सकते हो इसके अंदर। और अगर माइक्रो SD कार्ड के सजेशन चाहिए तो सैनडिस्क या सैमसंग, यही 2 ब्रांड्स हैं जो मेन स्ट्रीम हम यूज करते हैं अपने स्टूडियो में, और हमारे आज तक कोई दिक्कत नहीं है, आप भी यही चेकआउट कर सकते हो। कुछ लिंक वगैरह होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आती है परफॉर्मेंस। हमने बेंचमार्क में ना सिर्फ सिनेबेंच R23 रन किया था, जो हमारा नॉन स्टीम ऐप ऐड हो जाती है ना स्टीम में, उसको करके चलाया था। नंबर्स आप देख सकते हो यहाँ पे 4177 मल्टी कोर एंड 979 सिंगल कोर। अब इन नंबर्स के बिहाफ पे हम इसको ऐसे जज नहीं कर सकते, बिकॉज गेमिंग की परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल के देता है, और ये लिनक्स बेस्ड है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्पेसिफिकली विंडोज के लिए डिजाइंड है। तो प्रोटॉन के थ्रू चल तो गया था, बट इस पे नंबर्स को देख के परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते। बट यस, अगर आपको मैं रियल लाइफ यूज केसेस बताऊं ना, तो एडोबी की एप्स इसके ऊपर नेटिवली कोई सपोर्ट नहीं करती। अगर आपको कुछ एडिटिंग या प्रोडक्टिविटी करने का मन है तो आप इस पे नहीं कर पाओगे। वैसे स्टीम डेक के ऊपर विंडोज भी डल जाती है, विंडोज 11 आप डाल सकते हो, एंड ऑफिशियली ड्राइवर्स भी अवेलेबल है। उसके बाद कैसी परफॉर्मेंस देगा, अगर डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो टाइम स्टैम्प डाल के। और मेजर सवाल ये आता लोगों में कि भैया क्या हम स्टीम लाइब्रेरी के ही गेम्स खेल पाएंगे अगर हमारे पास एपिक या फिर GOG पे गेम्स वगैरह पड़े हैं, क्या वो डालने हो? तो यहाँ पे एक लॉन्चर आता है, हीरोइक गेम लॉन्चर, जो ऑफिशियली स्टीम डेक के लिए अवेलेबल है। उसके थ्रू आप अपने एपिक गेम्स वाले गेम, अपने GOG वाले गेम्स डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, और वो आपके जो होम पेज पे जो गेम मोड वाला स्टीम है उसमें दिखते भी हैं, एंड उसके थ्रू आप वहां से डायरेक्टली प्ले भी कर सकते हो। मतलब ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और इस हीरोइक गेम लॉन्चर के अंदर Amazon प्राइम वाले गेम्स भी है, तो वो भी आप इस पे खेल सकते हो। और काफी लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि Xbox गेम पास की ऐप चल जाए और अपने सारे Xbox मेंबरशिप के गेम्स पे मजे ले ले, तो इसका चलाने का तरीका है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। इसकी एक वीडियो है, ये वाली वीडियो जो आपके सामने आ रही होगी, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो देख लेना, चला सकते हो वैसे। एंड यस, अब जरा गेमिंग की परफॉर्मेंस देख लेते हैं आज की डेट के हिसाब से, जो हम गेम्स अब टेस्ट करते हैं लेटेस्ट लॉन्च हुए उसके हिसाब से कैसी परफॉर्मेंस देता है। पहले जो रिव्यू किया था वो तब के हिसाब से गेम्स थे, तो अब गेम टेस्ट पे नजर मारो। एंड गेमिंग के अंदर एक और बहुत बढ़िया चीज है, बिल्कुल मिस मत करना। सबसे पहले तो LCD और OLED में अगर आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखना है तो वो देख लो, हम भी टेस्ट करके देख रहे थे, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। रैम की क्लॉक स्पीड्स बढ़ी है, उसके अलावा सारा कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस सेम है, तो इसलिए हमारे को परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम सी मिलती है। जैसे आप साइबरपंक में देख सकते हो, सेम सेटिंग्स रखी थी, सब कुछ सेम रखा था, एंड FPS आपके सामने है। उसके बाद हमने फिर ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे, एंड इसके अंदर भी 55 FPS के आसपास मिल रहे थे हमारे को। देन वी ट्राइड घोस्ट ऑफ सुशीमा, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम सी परफॉर्मेंस मिल रही थी। मतलब अलग अलग सीन चल रहे हैं दोनों में, तो 5, 7, 10 FPS का डिफरेंस आ रहा है, बट वैसे ओवरऑल जैसे गेम प्ले देखते हैं ना, तो वही है 40, 45, 50 FPS वाला। अब सिंगल परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस देख लो, वैलोरेंट नहीं चलेगा इसके अंदर, वॉरजोन वगैरह या जो भी एंटी चीट लगे होते हैं जिसके अंदर, वो वाले गेम्स नहीं चलते बिकॉज नेटिवली कोई लॉन्चर नहीं होता इनके लिए। एंड CS2 टेस्ट किया था 800p पे, आराम से 60-70 FPS मिल रहे थे। और अगर आप FSR को परफॉर्मेंस पे डाल लोगे तो आप इससे ज्यादा FPS निकाल सकते हो, मतलब बेसिकली 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले, तो वाले बेनिफिट आपको मिलेंगे। बाकी आप चाहो तो एक्सटर्नल डिस्प्ले पे लगा के खेल सकते हो वाले गेम्स ना। उसके बाद हमने एल्डन रिंग टेस्ट किया, लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, आराम से 35, 40, 45 FPS मिल रहे थे। उसके बाद RDR2 टेस्ट किया, लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे हमारे को 40, 45 FPS मिल रहे थे, लेकिन FSR भी लगा लिया था, उसके हिसाब से आप देखना परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे GTA 5 टेस्ट किया, वही नॉर्मल सेटिंग्स जो बाय डिफॉल्ट उठा लेता है, 80-85 FPS के आसपास। उसके बाद साइबरपंक आप फिर से देख लो, यहाँ पे मीडियम सेटिंग्स पे भी टेस्ट किया। उसके अलावा स्टीम डेक एक मोड होता है वो भी टेस्ट किया, तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम सी परफॉर्मेंस मिल रही थी। और इसके अंदर FSR फ्रेम जनरेशन मिलता है, उसको लगा के ऐसे FPS मिल रहे हैं। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग जिसकी परफॉर्मेंस आप देख ही चुके हो। हाँ, स्टैट्स बता देता हूँ आपको, ऊपर GPU के स्टैट्स और टेम्परेचर आ गया, क्लॉक स्पीड वगैरह, बाकी फिर उसके बाद CPU वाला मामला आ गया। एंड ये टोटल 15 वॉट तक जाता है इसका APU, लेकिन अगर आप टोटल देखोगे ना तो 8-9 वॉट तक हमारा GPU जा रहा है और CPU जो है हमारा 3-4 वॉट तक जा रहा है, तो 10-12 वॉट के बीच में घूमता रहता है। उसके बाद गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक, अच्छे खासे गेम्स है, प्ले स्टेशन वाले ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, तो इसमें भी हमारे को अच्छे 40, 45, 35 FPS मिल रहे हैं। बट FSR लगा है, एक में FSR नॉर्मल है, एक में फ्रेम जनरेशन है, तो उसके अंदर हमारे को 5-7 FPS का डिफरेंस मिल रहा है। फिर हमने उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया, लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे FSR ऑन करके 40-45 FPS के आसपास मिल रहा है। फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा जिसकी परफॉर्मेंस आप देख ही चुके हो। उसके बाद हमने लास्ट ऑफ अस टेस्ट किया, लो सेटिंग्स पे भी, मीडियम पे भी, एंड यस अच्छे खासे फ्रेम रेट भाई ये गेम निकाल के दे रहा था भाई, 50-60 FPS के आसपास, 70 FPS भी समटाइम्स, आप दोनों सिनेरियोज में देख सकते हो। और FSR फ्रेम जनरेशन लगा रखा था हमने दोनों पे। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट टेस्ट करके देख रहे थे हम, यहाँ पे आ गया था मैसेज कि भाई ये इस पे अनसपोर्टेड है, मतलब आप इसको फोर्सफुली चला सकते हो, तो हमने फोर्सफुली चलाया भी। एंड FPS वही फोर्सफुल वाले आए 25-30 के आसपास, जो मतलब अच्छे खासे प्लेबल नहीं होते। उसके बाद हमने हेलब्लेड चेक किया, भाई बहुत हैवी गेम है, उसके अंदर ये निकाल गया 25 FPS के आसपास। एंड जिसके माइंड में आ रहा हो कि भैया ROG Ally से तो कंपेयर करा नहीं है, तो भैया ये रहा सामने कंपैरिजन। अब यहाँ पे आपको FPS भले सेम से लगेंगे, बल्कि थोड़े आपको स्टीम डेक में ज्यादा लगेंगे, बट यहाँ पे रेजोल्यूशन का डिफरेंस है। स्टीम डेक OLED हमारा 800p कंसोल है, ये हमारा 1080p कंसोल है, और ये ज्यादा वॉटेज भी पुश करता है। ये हमारा 10-12-15 वॉट पे जाता है, वो हमारा 25 वॉट पे चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप परफॉर्मेंस देखो। यहाँ पे ROG Ally डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि अगर हम इसको 720p पे चलाएंगे तो ज्यादा FPS मिलेंगे, प्लस अगर आप चाहो तो वॉटेज कम भी कर सकते हो फॉर बेटर बैटरी बैकअप। फिर उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया, इसके अंदर भी भाई 1080p में हमारे को अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है। वॉटेज ज्यादा है, वॉटेज आप कम करोगे, रेजोल्यूशन कम करोगे, तो डेफिनेटली स्टीम डेक के आसपास की परफॉर्मेंस पे आ जाएगा। उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा भी हमने ट्राई किया, इसके अंदर भी डेफिनेटली हमारा ROG Ally बेटर परफॉर्म करता है, हाई रेजोल्यूशन पे 1080p पे चल रहा है ना। तो ओवरऑल मैं कंक्लूड कर देता हूं, जो स्टीम डेक है हमारा, ये एक बहुत एंट्री लेवल हैंडल्ड कंसोल आप मान सकते हो। देखो सारे गेम चला तो देता है, लेकिन किसी में अच्छे FPS मिलते हैं, किसी में नहीं मिलते हैं, किसी में गेम चलता है, किसी में नहीं चलता। बाकी अभी के हिसाब से और भी गेम्स आएंगे, फ्यूचर में जो नेक्स्ट गेम्स आएंगे उनका कैसा सपोर्ट रहता है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है, बहुत सारे गेम प्लेस वगैरह यूट्यूब पे मिल जाते हैं। ओवरऑल ये सेकेंडरी गेमिंग डिवाइस बन सकती है, प्राइमरी नहीं बन सकती। और जैसे ही गेमिंग की बात चल रही है, अगर आप रेट्रो गेम्स के शौकीन हो तो ये एक इम्यूडेक करके एप्लीकेशन है, और ये भाई फ्री टू इंस्टॉल है। इसके अंदर जितने भी इम्यूलेटर्स हैं, जितने भी पुराने, मतलब प्ले स्टेशन के PS3 तक, और उसके अलावा Xbox 360 एंड और भी बहुत सारे इम्यूलेटर्स हैं जो आप यहाँ पे अपने सामने देख सकते हो। इन सब के गेम्स ऑब्वियसली ऑनलाइन मिल ही जाते हैं, और इसके थ्रू आप अपने सारे रेट्रो गेम्स खेल सकते हो। और जो कंट्रोल्स है हमारे स्टीम डेक के, वो ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाते हैं हर एक इम्यूलेटर के अंदर। एंड इसके अंदर एक सबसे बेस्ट पार्ट मिलता है स्टीम रोम मैनेजर का, जिसके थ्रू सारे इम्यूलेटर वाले गेम हमारे मेन बिग स्क्रीन मोड पे आ जाते हैं। ये तो मेरे स्टीम वाले गेम हो गए, लेकिन ये कुछ ऐसे गेम है जो PS1 PSP के हैं, और सारे गेम्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके अलावा एम्यूडेक के साथ रेट्रो आर्क भी इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसके अंदर हमारे और सारे गेम्स आ जाते हैं। एंड ये सारे गेम्स आप ऑनलाइन निकाल लो, इसके अंदर लोड करो और खेलो, मजे ही मजे भाई साहब। एंड उसके बाद आता है OS UI। यहाँ पे हमारे को स्टीम का बिग स्क्रीन मोड मिलता है ऑन करते, जिसके अंदर आपको अपनी सारी लाइब्रेरी दिख जाएगी, स्टोर आप देख सकते हो, अपना गेम वगैरह खरीदना हो कुछ कर सकते हो। जैसे हम स्टीम चलाते हैं लैपटॉप के अंदर, बिग स्क्रीन मोड का एक बटन मिलता है ना, उसे दबा के सेम वो बिग स्क्रीन वाला इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जैसे आप स्टीम को ऑन करते हो। लेकिन ये एक डेस्कटॉप PC की तरह काम भी करता है। इसके अंदर एक डेस्कटॉप मोड मिलता है, उसके अंदर आप जा सकते हो, जिसके अंदर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो वो सब आप कर पाओगे। सारों के मेथड्स यूट्यूब पे मिल जाते हैं। बस इसका OS डिफरेंट है, लिनक्स बेस्ड OS है इसका, तो ऑब्वियसली उसके तरीके अलग अलग हैं, बट यस चलता इसके अंदर सब कुछ है। ब्राउजर खोलना हो, मल्टीमीडिया चलाना हो, जैसे OTT देख लिया, गाने वाने सुन लिए, प्रॉपर एक PC की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। मल्टीटास्किंग हो गई, डिफरेंट एप्लीकेशंस खोलनी, ऑफिस वाला काम करना हो गया। एंड यस आप इसको बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हो, उसके टाइप सी पोर्ट के थ्रू बड़े मॉनिटर पे लगा के आप एज अ सिस्टम यूज कर सकते हो। बढ़िया एक्सपीरियंस आता है, कीबोर्ड माउस वगैरह लगा के। इन हैंडल्स के लिए एक डॉक भी आती है कुछ इस तरीके का, हमारे पास एक यूनिटेक की डॉक है। जब हम ताइवान गए थे ना, तो यूनिटेक वालों ने हमारे को ये गिफ्ट में दे दी थी कि दो आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखना। एंड उसके अंदर कूलिंग फैन भी है, ठंडा भी कर देती है। उस डॉक के अंदर HDMI टाइप A टाइप C वगैरह पोर्ट्स हैं, जिसके थ्रू आप एक बिल्कुल सिस्टम की तरह इसको चला सकते हो। और थोड़े से ग्लिचेस हैं, जैसे डेस्कटॉप मोड पे आप वाईफाई का पासवर्ड डालोगे तो कभी कभी कीबोर्ड ओपन नहीं होता। उसके अलावा शॉर्टकट्स हैं जिसके थ्रू आप कीबोर्ड
कीबोर्ड खोल सकते हो फोर्सफुली, और यूआई में पहले की तरह अभी भी ग्लिचेस हैं। और हाँ, एक चीज में बैटरी वाले पार्ट में बताना भूल गया, काफी पावर एफिशिएंट है। अगर आप इसको लॉक करते हो ना और बहुत देर बाद ऑन करोगे तो बैटरी ड्रॉप ना के बराबर होता है, कुछ 1-2% होता है 4-5-6 घंटे के अंदर। तो मतलब ऐसा नहीं आपको टर्न ऑफ करना है, बस लॉक लगा के भी रख सकते हो एंड अनलॉक करा तुरंत वहीं से आपकी डिवाइस चल जाती है। और यूआई की बात चल रही है, बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हम टिकड़म लगा के जो गेम्स खेल लेते हैं विंडोज पीसी लैपटॉप के अंदर, क्या वो उसके अंदर हो जाएगा? यस, हो जाएगा, कर सकते हो आप, बट नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर है। डेवलपर्स को सपोर्ट करो एंड इसके अंदर तरीके हैं चलाने के, यूट्यूब पे देखना, बहुत इजी है क्योंकि लिनक्स बेस्ड है। तो प्रोटॉन इम्यूलेटर के थ्रू विंडोज गेम्स चलते हैं इसके अंदर एंड बहुत इजीली आप स्टीम के अंदर कोई भी गेम आप ऐड कर सकते हो। बाकी दूसरे थर्ड पार्टी लॉन्चर्स भी डल जाते हैं जो मैं अभी आपको ऊपर बता ही चुका हूं। इफ यू वांट यू कैन एंड इफ यू नो यू नो। समझ रहे हो? और एक बहुत मेजर सवाल है, इसी प्राइस पॉइंट पे अगर एक स्मार्टफोन खरीदते हैं, उसकी गेमिंग और इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भाई जमीन आसमान का फर्क है। ये हमेशा जीतेगा ही जीतेगा क्योंकि जो इसका चिपसेट है, जो इसका इंजन है जिस पे गेम्स बनते हैं पीसी वाले, लाइक GTA 5 हो गया या साइबरपंक उठा लो भाई, इतने तगड़े तगड़े गॉड ऑफ वॉर सारे गेम आप हाथ में खेल पा रहे हो। मैं कह रहा हूं जिंदगी बीत जाएगी, वो लेवल की परफॉर्मेंस ही निकलेगी। अभी एप्पल की लेटेस्ट चिप देख लो जो iPhone 16 Pro के अंदर है, उसके अंदर हम कंसोल लेवल के गेम चलाते हैं भाई। Assassin's Creed Mirage इतना भद्दा दिखाई देता है, साथ में Resident Evil खेला मैंने भाई, बिल्कुल खत्म। लेकिन वही गेम्स अगर इनमें खेलते हैं, आय हाय हाय क्या स्वाद है भाई साहब। तो स्मार्टफोन से कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज स्मार्टफोन अपने आप में बहुत सारी चीजें कर सकता है ना जो ये नहीं कर सकता, और जो ये कर सकता है वो स्मार्टफोन नहीं कर सकता। तो दोनों अपनी अपनी जगह विनर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार है, अच्छा है, अच्छा हो, आप समझदार हो। तो यहीं पे वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आज की डेट के हिसाब से 50-55,000 का एक हैंडल आप देख रहे हो, अच्छा बैटरी बैकअप, डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस, ट्रैवलिंग आप बहुत ज्यादा करते हो, तो ये काफी बढ़िया चॉइस आपके लिए बन सकता है क्योंकि कम वॉट पे चलता है, 800p रेजोल्यूशन है इसकी डिस्प्ले के हिसाब से, गेम्स बढ़िया दिखाई देते हैं। ओवरऑल अपने आप में गेमिंग का काफी अच्छा खासा पैकेज है। लेकिन वहां पे आता है ड्रॉबैक, कोई सर्विस नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, खराब हो जाएगा, ऑफलाइन मार्केट में भटकना पड़ेगा। लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको देता हूं, Asus ROG Li जो पहले आया था वो आज की रेट में 45,000 का मिल रहा है। Z1 Extreme जो 8 कोर वाला है, और उसका भी हमने रिव्यू कर रखा है चैनल पे, एंड वो डिवाइस 100% इससे बेटर हो सकती है। एक तो डिस्प्ले बेटर है, 120 हर्ट्ज का पैनल है, 1080p पैनल है, 1080p वाले को आप 720p में भी खेल सकते हो। 53 वॉट आवर बैटरी है, बट यस इसके जितनी नहीं चल पाती क्योंकि वो ज्यादा पावर ड्रॉ करता है। वो अप टू 30 वॉट तक जा सकता है, 25 वॉट पे वो बैलेंस चलता ही चलता है एक्सट्रीम मोड पे, देन डेफिनेटली ज्यादा बैटरी बैकअप कंज्यूम करेगा। उसके अंदर 1.5 आवर्स के आसपास बैकअप मिलता है AAA टाइटल में। अगर आप उसको 720p पे कर लोगे, रिफ्रेश रेट को 60 हर्ट्ज पे कर लोगे, तो डेफिनेटली इसके जितना बैटरी बैकअप आप निकाल सकते हो। दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू, एंड वो भाई बहुत अच्छी चॉइस है। पूरी 1 साल की वारंटी मिलेगी, Asus के सर्विस सेंटर यहाँ पे है। आउट ऑफ वारंटी भी जाओगे तब भी सर्विस सेंटर में जाके दिखा सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी। प्लस वो विंडोज है, यहाँ पे कैसा भी इसका OS हो, सारी एप्लीकेशन आप कैसे भी जुगाड़ करके चला लो, बट विंडोज अपने आप में विंडोज है। ये अभी कुछ दिन पहले तक बढ़िया था जब मैं इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा था, लेकिन जब मैंने ROG Li का आज की डेट में प्राइस देखा, मैंने कहा 45,000 में भाई 512GB SSD, 16GB रैम, क्या चाहिए अगर आप हैंडहेल्ड पे गेमिंग करना चाहते हो। एंड अल्टीमेटली फिर से बोल देता हूं, हर एक हैंडहेल्ड की वीडियो में बोलता हूं, अगर पहला गेमिंग डिवाइस ले रहे हो या पहला पीसी लैपटॉप ले रहे हो, हैंडहेल्ड इज नॉट फॉर यू। अगर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है, पीसी है, उसके बाद शौक पूरा करना है, लाइक गेमिंग कंसोल भी है, उसके बाद आते हैं ये कि भाई हाँ ट्रैवल करते हुए गेमिंग के बहुत बड़े शौक, मैंने बता रहा हूं बिल्कुल रजवाड़ों वाले शौक है ये। अगर आप 50,000 खर्च ही रहे हो तो आप Xbox PS5 लो, डेफिनेटली वो इससे बेटर गेमिंग करवा देगा। फिर चाहे आप लैपटॉप ही क्यों ना ले लो, 50,000 के प्राइस पॉइंट पे आराम से आपको आज की डेट में 2050 वाला गेमिंग लैपटॉप मिल जाएगा। अगर कलरफुल जैसे ब्रांड के लिए जाओगे तो आप 3050 भी ले सकते हो जो डेफिनेटली इससे बेटर परफॉर्म करेगा। वैसे बना देगा कंपैरिजन वीडियो गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों की, बताना कमेंट करके। ये अपने फॉर्म फैक्टर की वजह से महंगे हैं, इस फॉर्म फैक्टर में ऐसी परफॉर्मेंस निकाल पाते हैं, इस वजह से महंगे हैं। तो कभी भी हैंडहेल्ड को पीसी लैपटॉप कंसोल से कंपेयर मत करना, हर किसी की अपनी अपनी लीग है, हर किसी के अपने अपने यूजर्स हैं। समझदार आप हो, जनता जनार्दन आप हो, मैंने सारा कुछ बता दिया। स्टीम डेक की हमने पहले जो रिव्यू बना रखा है वो भी देख लेना, इसके अंदर वैसे ऑलमोस्ट आपको सारी डिटेल दे दी 2025 के हिसाब से। एंड अगर ROG Li का रिव्यू देखना है वो भी चैनल पे है। क्या बढ़िया रिस्पॉन्स तुमने उस वीडियो में दे रखा भाई साहब, चुम्मी लेके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।